हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आर के कॉमर्स कोचिंग चैनल। पिछले वीडियो में हमने सिंकिंग फंड के मीनिंग और पर्पस के बारे में बात की थी। आज इस वीडियो में हम सिंकिंग फंड का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहले मैं आपको ब्रीफ में सिंकिंग फंड का मीनिंग एक बार फिर से बता देता हूँ। सिंकिंग फंड एक ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से कंपनी पैसा सेव करती है। जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो कुछ सालों बाद कंपनी ने उनका पैसा वापस करना होता है। इसलिए सिंकिंग फंड की हेल्प से कंपनी हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करती है और जब डिबेंचर्स का मैच्योरिटी पीरियड खत्म होता है तब कंपनी सिंकिंग फंड की हेल्प से इतना पैसा सेव कर चुकी होती है कि डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापस कर सके। स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल आर के कॉमर्स कोचिंग सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए और जो कॉमर्स की स्टडी कर चुके हैं और गवर्नमेंट जॉब ट्राई कर रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि उन सभी के लिए हम बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियोस इस चैनल पे लेकर आएंगे। अब हम बात करते हैं सिंकिंग फंड के न्यूमेरिकल की। तो पहले आप इस स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसमें क्या कहा गया है, एक कंपनी ने 5000 डिबेंचर इशू किए और 10 रुपये का एक डिबेंचर है। 1 जनवरी 2016 को डिबेंचर इशू किए गए और ये रिपेबल हैं 3 ईयर्स के बाद, 3 साल बाद इसके पैसे कंपनी ने वापस करने हैं। और आगे ये लिखा है कि ये डिसाइड किया गया कि एक सिंकिंग फंड को सेटअप किया जाएगा इन डिबेंचर को रिडीम करने के पर्पस से। और उसके बाद जो लिखा है सिंकिंग फंड टेबल के बारे में, तो उसके बारे में मैं आपको न्यूमेरिकल के दौरान बताऊंगा कि वो क्या चीज़ है। और आगे ये लिखा है कि 3 साल बाद इन्वेस्टमेंट 30,000 में बेच दी गई और 31 दिसंबर 2018 को डिबेंचर्स रिडीम कर दिए गए और जर्नल एंट्रीज दो। तो स्टूडेंट्स, पहले हम इस स्टेटमेंट में से जो मेन बातें हैं उनको नोट करते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा है कि कंपनी ने 5000 डिबेंचर इशू किए हैं और 10 रुपीज़ का एक है। तो कितने के हो गए सब मिला के? 50,000 के। 5000 इंटू 10, 50,000 रुपीज़ के डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किए हैं। कंपनी ने 50,000 लोगों से लिया है जो कि कंपनी ने उनको वापस करना है। कितने टाइम बाद वापस करना है? मैच्योरिटी पीरियड है 3 ईयर्स, 3 साल बाद कंपनी ने डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापस करना है। और आगे जो स्टेटमेंट में बात लिखी थी कि सिंकिंग फंड टेबल में, मैं आपको स्टेटमेंट दोबारा से दिखाता हूं। आगे जो स्टेटमेंट में ये बात लिखी है कि सिंकिंग फंड टेबल में ये दिखाया गया है कि एक अमाउंट 0.317208 सेट असाइड की जाएगी हर साल, यानी कि इतने रुपए अगर हर साल हम सेव करें एंड उनको 5% सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करें, वुड यील्ड ₹1 आफ्टर 3 ईयर्स, तो 3 साल बाद 1 रुपया बन जाएगा। इस लाइन का मीनिंग ये है स्टूडेंट्स कि अगर हम हर साल 0.317208 रुपीज़ सेव करें और ना सिर्फ सेव करें बल्कि उनको हम शेयर मार्केट में सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दें जिसके ऊपर हमें 5% इंटरेस्ट भी आता रहे, और जो इंटरेस्ट आए उसको भी हम शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करते जाएं, उससे भी हम सिक्योरिटीज़ ही परचेज करते जाएं, तो हमें 3 साल बाद 1 रुपया मिलेगा। स्टूडेंट्स, मैं पहले आपको बता दूं कि कंपनी जो पैसा सिंकिंग फंड में डालती है उससे कंपनी शेयर मार्केट से सिक्योरिटीज़ खरीद लेती है, वो पैसा सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देती है। उससे जो इंटरेस्ट आता है उससे भी सिक्योरिटीज़ ही खरीद ली जाती है और इस तरह कंपनी सिक्योरिटीज़ परचेज करती जाती है। और जब डिबेंचर का मैच्योरिटी पीरियड खत्म होता है तो कंपनी काफ़ी सिक्योरिटीज़ परचेज कर चुकी होती है और सिक्योरिटीज़ से जो इंटरेस्ट आया होता है उससे भी कंपनी ने सिक्योरिटीज़ ही परचेज कर ली होती है। ठीक है, तो कंपनी के पास सिक्योरिटीज़ इकट्ठी हो जाती हैं, काफ़ी सिक्योरिटीज़ इकट्ठी हो जाती हैं जब तक डिबेंचर्स की रिडेम्पशन का टाइम आता है। और तब कंपनी क्या करती है कि उन सारी सिक्योरिटीज़ को सेल कर देती है और उनसे जो पैसा आता है उससे कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापस कर देती है। तो ब्रीफली क्या कहेंगे हम कि सिंकिंग फंड में जो पैसा सेव किया जाता है उनसे सिक्योरिटीज़ खरीदी जाती है और उन सिक्योरिटीज़ को बाद में बेचकर डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापस किया जाता है। तो स्टेटमेंट में ये जो 5% दिया गया है इसका मतलब ये है कि कंपनी जिन सिक्योरिटीज़ में पैसा इन्वेस्ट करेगी उन सिक्योरिटीज़ के ऊपर कंपनी को 5% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा।
ठीक है। सिंकिंग फंड में कंपनी जो पैसा डालने वाली है उस पैसे से तो कंपनी हर साल क्या करेगी, सिक्योरिटीज़ परचेज करेगी शेयर मार्केट से, और उन सिक्योरिटीज से कंपनी को 5% इंटरेस्ट हर साल आएगा। आगे जो इन्होंने कहा है कि सिंकिंग फंड टेबल में एक फिगर है 0.317208, तो सिंकिंग फंड टेबल जो है अब हम आपको सिंकिंग फंड टेबल अब आपको सिंकिंग फंड टेबल को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इतना समझ लो कि इसमें कुछ फिगर्स दी हुई होती हैं और उन फिगर्स के अकॉर्डिंग हमने एक अपने अकॉर्डिंग एक फिगर चूज़ करनी होती है। वो कैसे चूज़ करनी होती है कि हमने जो डिबेंचर्स इशू किए हैं उनका मैच्योरिटी पीरियड कितना है, कितने साल के लिए इशू किए गए हैं, और सिक्योरिटीज़ जिनमें हम पैसा लगाएंगे उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ये दो चीज़ों के अकॉर्डिंग हम सिंकिंग फंड टेबल में से एक फिगर चूज़ करते हैं। तो अब इस सब में हमने डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा 3 साल बाद वापस करना है और सिक्योरिटीज़ के ऊपर इंटरेस्ट 5% है, तो 3 साल और 5%, ये दो चीज़ों के अकॉर्डिंग हम सिंकिंग फंड में एक टेबल इन दो चीज़ों के अकॉर्डिंग हम सिंकिंग फंड टेबल में से एक फिगर चूज़ करेंगे। वो फिगर है 0.317208। अब हमने क्या करना है कि हमने डिबेंचर इशू किए हैं 50,000 रुपीज़ के, और सिंकिंग फंड टेबल में जो फिगर है 0.317208, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने पे आता है 15,860.40। इसको हम राउंड ऑफ कर लें तो ये बन गया 15,860। तो इसका मतलब ये है कि हमने हर साल 15,860 रुपीज़ सिंकिंग फंड में डालने हैं, इतना पैसा हर साल हमने सेव करना है, और जिससे हम 3 साल बाद डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा रिटर्न करने के काबिल हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब हम इसकी जर्नल एंट्री शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने डिबेंचर इशू किए। एक बार आप इसकी स्टेटमेंट को दोबारा से देख लीजिए। स्टेटमेंट में ये लिखा है कि कंपनी ने 5,000 डिबेंचर्स इशू किए, 10 रुपीज़ का एक है, और 1 जनवरी 2016 को इशू किए। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होएगी, देखो जब कंपनी ने डिबेंचर इशू किए तो कंपनी के पास पैसा आ गया, कितना, 5,000 इंटू 10, 50,000। तो पैसा कहाँ पे आया, बैंक में। तो बैंक का क्या रूल होता है कि बैंक की कोई भी एंट्री हमने करनी होती है तो जब बैंक बैलेंस बढ़ता है तो हम बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, और जब बैंक बैलेंस घटता है तो हम बैंक अकाउंट क्रेडिट करते हैं। तो बैंक की एंट्रीज के तो ये दो रूल ही। तो यहाँ पे क्या है कि कंपनी के पास पैसा बैंक में आया तो बैंक अकाउंट कंपनी करेगी डेबिट, और डिबेंचर्स इशू करके कंपनी ने जो पैसा लिया है कंपनी की वो एक लायबिलिटी बन गई। तो जब हमारी लायबिलिटी बन जाती तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या बनी, इसकी जर्नल एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स 50,000 रुपीज़ से जनवरी 1, 2016 को कंपनी ने डिबेंचर इशू की। तो अब 50,000 कंपनी ने इकट्ठा कर लिया, कंपनी इस पैसे से बिजनेस चलाएगी और एक साल ख़त्म हो जाएगा दिसंबर 31, 2016 को, तो कंपनी को प्रॉफिट हो जाएगा। तो उस प्रॉफिट में से कंपनी क्या करेगी, देखो मैंने ये ऊपर पहले ही लिख दिया है कि हर साल कंपनी सिंकिंग फंड में 15,860 रुपीज़ जो है वो डालेगी। इतना पैसा हर साल कंपनी ने सेव करना है। तो पहले साल जब दिसंबर 31 को कंपनी को प्रॉफिट हो जाएगा तो कंपनी उस प्रॉफिट में से 15,860 रुपीज़ कंपनी उस प्रॉफिट में से 15,860 रुपीज़ सिंकिंग फंड में डाल देगी, जिसकी जर्नल एंट्री होएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। अब इस एंट्री के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जब हमें प्रॉफिट होता है और उसके बाद हम प्रॉफिट को यूज़ करते हैं, उससे रिजर्व क्रिएट करते हैं या उससे डिविडेंड पे करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू हम ये सब चीज़ें करते हैं। तो प्रॉफिट में से जब कुछ निकाल के हम कोई रिजर्व क्रिएट करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू ये पैसा निकाला जाता है। जो भी हमें प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सारा प्रॉफिट आ गया, अब उसमें से हम रिजर्व क्रिएट करते हैं या किसी फंड में पैसे डालने हैं उसमें से डालते हैं, और बाकी पैसा जो बचता है वो ओनर्स में बांट देते हैं। सो ये सारा कुछ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू ही होता है।
और प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेशन अकाउंट इसलिए डेबिट किया गया है। और सिंकिंग फंड को क्रेडिट किया गया है, क्यों? क्योंकि जब भी कोई रिजर्व या कोई फंड क्रिएट किया जाता है या उसमें और पैसे डाले जाते हैं तो उसको क्रेडिट करके ही हम एंट्री करते हैं। तो फंड जो है क्रेडिट होने से बढ़ता है और डेबिट होने से घटता है, इसलिए सिंकिंग फंड को क्रेडिट किया गया है। तो इस एंट्री में क्या किया हमने कि प्रॉफिट में से 15,860 रुपीज़ निकाले और सिंकिंग फंड में डाल दिए। और अब कंपनी क्या करेगी कि इस पैसे से सिक्योरिटीज खरीदेगी और उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कंपनी ने क्या किया कि 15,860 रुपीज़ की सिक्योरिटीज परचेज कर ली। सिक्योरिटीज परचेज कर ली मीन्स इन्वेस्टमेंट आ गई कंपनी के पास। इन्वेस्टमेंट आ गई तो इन्वेस्टमेंट डेबिट होना चाहिए, तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट डेबिट हो गया और पैसे चले गए, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो ये 3 एंट्री कंपनी फर्स्ट ईयर में करेगी, ठीक है, डिबेंचर इशू करने की, उसके बाद साल के एंड में पैसा सिंकिंग फंड में डालना, फिर उतने ही पैसे से सिक्योरिटीज परचेज कर। अब हम आते हैं सेकंड ईयर में। मैंने पहले ऊपर लिख दिया है कि कंपनी 15,860 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट परचेज कर चुकी है। अब हमें इसको दिमाग में रख के चलना है कि 15,860 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट कंपनी ने परचेज कर ली है। तो अब आगे क्या होएगा? सेकंड ईयर 2017 जब ख़त्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि जो सिक्योरिटीज़ हमने लास्ट ईयर 2016 में परचेज की थी 15,860 रुपीज़ की, उसके ऊपर हमें 5% इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्योंकि जैसे हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है ना, इसी तरह हम जब सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में तो वहाँ से भी हमें साल बाद इंटरेस्ट आता है, हर साल इंटरेस्ट आता रहता है, ठीक है। तो पहले साल हमने 15,860 रुपीज़ सिक्योरिटीज़ में लगाए, तो हमने कब लगाए? 2016 के एंड में। और जब 2017 का एंड आ गया यानी 1 साल हो गया तो हमें 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। किस रेट पे? 5%, जो हमने पहले बात की थी। तो इसके ऊपर 5% हमें इंटरेस्ट मिलेगा, जिसकी जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 793 रुपीज़ इंटरेस्ट कैसे निकाला? 15,860 इंटू 5/100। हमने साथ में कैलकुलेशन भी लिख दिया कि कैसे ये कैलकुलेट किया गया। तो सेकेंड ईयर 2017 दिसंबर 31 को हमने जो है इंटरेस्ट रिसीव कर लिया। और अब कंपनी क्या करती है कि जितना पैसा इंटरेस्ट में रिसीव किया होता है उतना पैसा कंपनी सिंकिंग फंड में डाल देती है, यानी कि 793 रुपीज़ कंपनी सिंकिंग फंड में डालेगी। और ये जो इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट है ये एक इनकम का अकाउंट है जिसको क्रेडिट किया गया है, इनकम क्रेडिट करके शो की जाती है। मैं इस एंट्री के बारे में बता दूं कि ये एंट्री कैसे हुई है। हमारे पास क्या है? इंटरेस्ट आया है, पैसा आया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। और इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट कर दिया। और अब आगे कंपनी क्या करेगी कि जितना पैसा इंटरेस्ट से रिसीव हुआ है उतना पैसा कंपनी सिंकिंग फंड में डालेगी, ठीक है। सो अब कंपनी 793 रुपीज़ सिंकिंग फंड में डालेगी। इसकी एंट्री ये होगी, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। तो कंपनी ने क्या किया? 793 रुपीज़ जो इंटरेस्ट आया था तो उसको उतना ही पैसा सिंकिंग फंड में डाल दिया और इंटरेस्ट को ही सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर दिया। देखो, जो इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट है वो क्रेडिट हुआ था पहले, अब उसको सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो जब किसी अकाउंट को ट्रांसफ़र करना हो तो जो उसका पहले का बैलेंस है उससे उल्टा कर दिया जाता है। इंटरेस्ट का पहले का क्रेडिट बैलेंस है, अब उसको डेबिट कर दिया गया और सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कर दिया। इस तरह से हम एक अकाउंट को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इंटरेस्ट को हमने सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कर दिया और सिंकिंग फंड में 793 रुपीज़ और डाल दिए गए। अभी पिछले साल हमने कितने पैसे डाले थे सिंकिंग फंड में? 15,860 रुपीज़ पिछले साल डाले थे, 793 रुपीज़ अब हमने इस साल और डाल दिए। अच्छा, और कंपनी ने हर साल 15,860 रुपीज़ सिंकिंग फंड में डालने हैं, ये बात तो हमने पहले ही
कर ली थी कि 15,860 रुपीज़ हर साल कंपनी सिंकिंग फंड में डालेगी। तो वो उसकी जो एंट्री लास्ट ईयर में की थी सेम वही एंट्री अब इस साल में भी कंपनी करेगी। ये वाली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, यानी कि इस साल भी कंपनी ने 50,860 रुपीज़ प्रॉफिट से निकाले और सिंकिंग फंड में डाल दिए। जैसे पिछले साल डाले थे उसी तरह इस साल भी इतने पैसे सिंकिंग फंड में डाल दिए। अब कंपनी ने क्या करना है कि इस साल 2017 में कंपनी ने टोटल कितना पैसा सिंकिंग फंड में डाला। देखो कितना पैसा सिंकिंग फंड में डाला है। तो सेकंड एंट्री आप देख सकते हो 793 रुपीज़ सिंकिंग फंड में डाले। एक थर्ड एंट्री आप देख सकते हो कि 15,860 रुपीज़ कंपनी ने सिंकिंग फंड में डाले। तो टोटल कितना पैसा सिंकिंग फंड में डाल दिया, इसको प्लस कर लो और उतने रुपए की कंपनी इन्वेस्टमेंट परचेज कर लेगी, जिसकी एंट्री ये होगी। तो कंपनी ने टोटल 16,653 रुपीज़, कैसे 793 प्लस 15,860 दोनों को प्लस कर दिया, क्योंकि कंपनी ने कुल 16,653 रुपीज़ सिंकिंग फंड में डाले हैं। तो उतने रुपए की कंपनी ने इन्वेस्टमेंट परचेज कर ली, जिसकी एंट्री हमने लास्ट ईयर की तरह इस बार भी यही की है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये हो गई हमारी सेकेंड ईयर की एंट्रीज। तो क्या एंट्रीज की हमने, पहले तो इंटरेस्ट रिसीव किया पहली एंट्री में, सेकेंड एंट्री में उसी इंटरेस्ट को सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर दिया, थर्ड एंट्री में हमने हर साल की तरह सिंकिंग फंड में जो एक रकम हमने डालनी होती है वो रकम डाली है 15,860। और फोर्थ एंट्री में हमने क्या किया कि इस साल 2017 में जितना पैसा सिंकिंग फंड में ट्रांसफर किया है, टोटल कितना किया है 793 और 15,860, कुल मिला के 16,653 रुपीज़ सिंकिंग फंड में इस साल में डाला है। उतने रुपए की इन्वेस्टमेंट परचेज कर ली। ठीक है, तो अब आप देखें ये फर्स्ट ईयर की एंट्रीज में आपको दोबारा से दिखा रहा हूं। फर्स्ट ईयर में कंपनी ने तीसरी एंट्री में देखो इन्वेस्टमेंट परचेज किया है कितने रुपए की, 15,860 रुपीज़ की। और ये सेकंड ईयर्स की एंट्रीज हैं। सेकंड ईयर में भी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट परचेज की कितने रुपए की, 16,653 रुपीज़ की। तो अब कंपनी ने टोटल कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट परचेज कर ली, 32,513 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट कंपनी ने परचेज कर ली। ठीक है, तो हमें ये साथ साथ लेके चलना होता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट हमने परचेज कर ली। ठीक है, तो अब हम इस अमाउंट को साथ में लेकर चलेंगे और थर्ड ईयर में जाते हैं। तो हम थर्ड ईयर में आ गए। थर्ड ईयर में 2018 में सबसे पहले मैंने ऊपर ये बात लिखी है कि कंपनी ने कितनी इन्वेस्टमेंट अब तक परचेज कर लिया, 32,513 रुपीज़ की। और अब हम थर्ड ईयर्स की एंट्रीज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमने इन्वेस्टमेंट जितनी अब तक परचेज कर ली है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट लेंगे शेयर मार्केट से, कंपनी से, जहाँ पे भी हमने पैसा इन्वेस्ट किया हम इंटरेस्ट लेंगे। तो अब हमें इंटरेस्ट कितने रुपए के ऊपर मिलने वाला है, 32,513 रुपीज़। तो फर्स्ट एंट्री इंटरेस्ट लेने की है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। यही एंट्री हमने सेकेंड ईयर में भी की थी, यही अब हम थर्ड ईयर में कर रहे हैं। अब हमने इंटरेस्ट कैसे निकाला है, 32,513 के ऊपर 5%, तो 1,626 रुपीज़ इंटरेस्ट हमें मिल गया। और अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अब देखो लास्ट ईयर में हमने क्या किया था, लास्ट ईयर में हमने जो सेकंड एंट्री की है उसको देखो कि इंटरेस्ट जो हमें आया था उसको हमने सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर दिया था। वही काम हम थर्ड ईयर में भी करेंगे। तो थर्ड ईयर में हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। ये हमने क्या किया है कि जो फर्स्ट एंट्री में हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है उसको हमने सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, और हर साल हमने एक फिक्स अमाउंट सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करनी होती है, वो इस साल भी करेंगे। तो उसकी एंट्री जो हमने लास्ट ईयर की थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, सेम वही एंट्री अब इस साल भी करेंगे। तो ये उसकी एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू सिंकिंग फंड। हर साल की तरह 15,860 रुपीज़ हमने सिंकिंग फंड में डालने होते, वो डाल लिए। तो आप ये चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि
वही एंट्रीज हर साल रिपीट होती जा रही है। पहले इंटरेस्ट रिसीव करना, फिर उसको सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करना, फिर प्रॉफिट से अमाउंट निकालनी और सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करना। सो रिपीटेड एंट्रीज होती हैं हर साल। टू 2017 में हमने जो फोर्थ एंट्री की थी, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट परचेज की थी, तो क्या हम यही एंट्री थर्ड ईयर में भी करेंगे? तो जवाब है नहीं। थर्ड ईयर में हम इन्वेस्टमेंट परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि थर्ड ईयर का एंड हो गया है और डिवेंचर की रिडेम्पशन का टाइम आ चुका है। अब आप देखिए स्टेटमेंट को एक बार फिर से। स्टेटमेंट में ये लिखा है कि 1 जनवरी 2016 को डिवेंचर इशू किए गए और 3 ईयर के बाद ये पेबल है। 3 ईयर के बाद इनकी रिपेमेंट करनी है। तो इनकी रिपेमेंट कितनी डेट को करनी होगी? 1 जनवरी से 3 साल बाद कौन सी डेट बनी? देखो 2016 गया, 2017 गया, 2018 गया। 2018 जब खत्म हो जाएगा दिसंबर 31 2018, तब हमने डिबेंचर्स की रिपेमेंट करनी है। और जब हमने डिबेंचर्स की रिपेमेंट करनी तो हमें पैसे की जरूरत है, ठीक है। तो इसलिए थर्ड ईयर में 2018 दिसंबर 31 आ चुका है, तो तब हम इन्वेस्टमेंट नहीं परचेज करेंगे, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट परचेज करने का नहीं, अब उसको सेल करने का टाइम आ गया है। डिबेंचर्स की रिडेम्पशन का टाइम आ गया। हमने डिबेंचर होल्डर्स को 50,000 रुपीज़ रिटर्न करने हैं। तो अब हमें इन्वेस्टमेंट परचेज नहीं करनी, बल्कि जो इन्वेस्टमेंट हम परचेज कर चुके हैं उसको सेल करना है। तो स्टेटमेंट में आप फिर से देखिए कि इन्वेस्टमेंट को हमने कितने रुपए में सेल किया। तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड फॉर ₹30,000। तीसरे साल के एंड में इन्वेस्टमेंट को 30,000 रुपीज़ में बेच दिया गया। तो अब हम इन्वेस्टमेंट को 30,000 में बेचने की एंट्री करेंगे। लेकिन आप देखो इन्वेस्टमेंट है कितने रुपए की? इन्वेस्टमेंट तो है 32,513 रुपीज़ की, और बेचा है इसको 30,000 में, तो हमें तो लॉस हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट सेल करने पे प्रॉफिट या लॉस कुछ ना कुछ तो होता ही है। जितने की परचेज करते 3 साल बाद वही रेट तो रहता नहीं शेयर मार्केट में, तो इसमें हमें लॉस हो गया, प्रॉफिट भी हो सकता था। तो 32,513 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है, ऊपर लिखा हुआ है, जिसको हमने 30,000 में सेल कर दिया, तो हमें हम कह सकते हैं 2,513 रुपीज़ का लॉस हो गया। अब इन्वेस्टमेंट को बेचने की एंट्री क्या होगी? देखो बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 हमारे पास आया है और 2,513 रुपीज़ का हमें लॉस हुआ है। लॉस डेबिट करके शो किया जाता है, इसलिए लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट कर दिया। और हमारे पास से क्या चला गया? इन्वेस्टमेंट चली गई, तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट कर दिया गया, ठीक है। तो ये हमने सेल करने की एंट्री कर दी। हमारे इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की गई? 32,513 रुपीज़ की, इसलिए इन्वेस्टमेंट के सामने हमने वही अमाउंट लगाई है जितने रुपए की इन्वेस्टमेंट हमारे पास थी। तो इसमें हमें जो लॉस हुआ है 2,513 रुपीज़ का, उस लॉस को हम सिंकिंग फंड में से ही कवर करेंगे, ठीक है। तो इस लॉस को सिंकिंग फंड में से कवर करने की क्या एंट्री होगी? सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल। जो लॉस हमें हुआ है उसको हम कैंसिल कर रहे हैं। लॉस डेबिट हुआ था ना, लॉस को हमने डेबिट किया था, अब उसको क्रेडिट करके कैंसिल कर दिया और उसको सिंकिंग फंड में से कवर कर लिया। तो ये जो एंट्री लास्ट में की गई है, इससे क्या किया गया है कि सिंकिंग फंड को यूज़ करके लॉस को ख़त्म कर दिया गया है। इस एंट्री से सिंकिंग फंड बढ़ा या घटा? तो जवाब है इस एंट्री से सिंकिंग फंड हमारा कम हो गया, क्योंकि सिंकिंग फंड कोई भी फंड हो, कोई भी रिजर्व हो, क्रेडिट होने से बढ़ते हैं और डेबिट होने से घटते हैं। तो सिंकिंग फंड को हमने यूज़ कर लिया, घट गया। तो अब डिबेंचर की रिडेम्पशन का टाइम आ चुका है। अब हमने डिबेंचर्स का पैसा वापस करना है 50,000। तो देखो इन्वेस्टमेंट सेल की कंपनी ने हर साल पैसा सेव किया। कैसे सेव किया? इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया और उससे इंटरेस्ट आया, और जो एनुअल इंस्टॉलमेंट कंपनी सिंकिंग फंड में डालती थी उससे भी कंपनी इन्वेस्टमेंट परचेज कर ली थी। तो इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट आया और कंपनी ने उस इंटरेस्ट को भी जो है सिक्योरिटीज़ में ही इन्वेस्ट कर दिया। तो इस तरह कंपनी सिक्योरिटीज़ परचेज करती रही 3 साल, और तीसरे साल के एंड में कंपनी ने सिक्योरिटीज़ को सेल कर दिया। अभी सेल करके 30,000 कंपनी के पास आ गया,
50,000 कंपनी ने रिटर्न करना है। तो जब हमने किसी को 50,000 वापस करना हो तो 30,000 कहीं से हमारे पास आ जाए तो हमें एक हेल्प मिल जाती है। तो अब 20,000 रुपीज़ कंपनी को अपनी तरफ से देना पड़ेगा और 30,000 तो कंपनी ने कम से कम सेव किया हुआ पैसा अपना यूज़ किया। तो अब डिबेंचर को रिडीम करने की, यानी कि डिबेंचर होल्डर्स को पैसा वापस करने की एंट्रीज क्या होएंगी, उससे पहले हम ये देखेंगे सिंकिंग फंड में हमारा बैलेंस क्या है। इसके लिए स्टूडेंट्स क्या किया जाता है कि सिंकिंग फंड जो अब हमने पहले एंट्रीज की हैं 3 साल की, उनमें जहाँ जहाँ सिंकिंग फंड क्रेडिट हुआ है उसको प्लस करते जाओ और जहाँ पे सिंकिंग फंड डेबिट हुआ है उसको माइनस कर लो, तो सिंकिंग फंड का एंड का बैलेंस आ जाएगा। अब हम देखें फर्स्ट ईयर में हमने सिंकिंग फंड कितनी बार एंट्रीज में लिखा था। फर्स्ट ईयर में सिंकिंग फंड जो है एक बार क्रेडिट हुआ है 15,860, तो इससे सिंकिंग फंड हमारा शुरू हुआ था। इससे सिंकिंग फंड हमारा शुरू हुआ था। स्टार्टिंग में सिंकिंग फंड इतना बनाया गया था। सेकेंड ईयर में सिंकिंग फंड अकाउंट 2 बार क्रेडिट हुआ, आप देख सकती है 793 और 15,860। तो ये दोनों एंट्रीज ने सिंकिंग फंड को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, थर्ड ईयर में सिंकिंग फंड 2 बार क्रेडिट हुआ है और एक बार डेबिट भी हुआ है, यानी कि 2 बार क्रेडिट हुआ है 1626 और 15,860। इससे हमारा सिंकिंग फंड इंक्रीज हुआ। लेकिन 2513 में जो फिफ्थ एंट्री की है आप देख सकते हैं, उसमें सिंकिंग फंड डेबिट है, तो उससे हमारा सिंकिंग फंड डिक्रीज हो गया। तो कुल मिला के सिंकिंग फंड जितना जितना इंक्रीज होता गया उसको प्लस करते जाओ। एक जगह पे ही डेबिट हुआ है जो थर्ड ईयर की लास्ट एंट्री है, तो उसमें सिंकिंग फंड डिक्रीज हो गया 2513 रुपीज़ से। तो कुल मिला के थर्ड ईयर के एंड में सिंकिंग फंड का बैलेंस हमारा बन गया 47,486। और इसकी हम एंट्री करेंगे, लेकिन उससे पहले डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा तो वापस कर दें। तो डिबेंचर होल्डर्स को 50,000 वापस करना है, उसकी एंट्री क्या होगी, 9% डिबेंचर्स काउंट टू बैंक। तो जब हमने डिबेंचर इशू किए थे तो एंट्री क्या हुई थी, बैंक काउंट डेबिट टू डिबेंचर्स काउंट। अब एंट्री उससे ऑपोजिट हो गई है, डिबेंचर डेबिट हो गया, बैंक क्रेडिट हो गया। तो डिबेंचर होल्डर्स को पैसा वापस कर दिया गया। तो सिंकिंग फंड में जो हम 3 साल पैसा इकट्ठा करते रहे, कुल मिला के उसमें अब 47,486 जो ऊपर लिखा है, इतना पैसा सिंकिंग फंड में इकट्ठा हो चुका है। इसका क्या किया जाएगा, इसको कंपनी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है एंड में, जिसकी एंट्री ये होएगी सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो सिंकिंग फंड में जो पैसा डाला जाता है वो एंड में जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि सिंकिंग फंड में जो पैसा डाला तो वो पैसा तो कहीं गया ही नहीं, वो तो हमारे पास ही रह गया, वो जनरल रिजर्व में डाल दिया, तो पैसा तो हमारे पास इट मीन्स है नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो फंड होते हैं, जो रिजर्व होती है ना, इनको समझना थोड़ा सा डीप है। देखो, जो रिजर्व बनाते हैं, फंड बनाते हैं, उसमें पैसा डालते हैं, प्रॉफिट से निकाल के पैसा रिजर्व में, फंड में डालते हैं। उससे सिर्फ इतना इफेक्ट पड़ता है कि वो प्रॉफिट जो है हमें डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता। अगर हम प्रॉफिट को किसी फंड या रिजर्व में नहीं डालेंगे तो वो प्रॉफिट को ओनर्स में बांट दिया जाएगा, डिविडेंड के तौर पे वो प्रॉफिट ओनर्स को दे दिया जाएगा, तो हमारे पास पैसा नहीं बचेगा। जब हम पैसा रिजर्व में या किसी फंड में डालते हैं तो हमें वो डिविडेंड नहीं देना पड़ता, तो हमारे पास इस तरीके से पैसा सेव हो जाता है। तो हर साल हम सिंकिंग फंड में जो ट्रांसफ़र करते रहे, उससे क्या हुआ कि उससे ये हुआ कि हमें उतने रुपए का डिविडेंड कम देना पड़ा, तो हमारा उतना पैसा हर साल बचता गया। तो स्टूडेंट्स, ये था सिंकिंग फंड का न्यूमेरिकल। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और अगर किसी किस्म का डाउट रह गया है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम और वीडियोस लेकर आते रहेंगे जिसमें और कई टिपिकल टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे।